मेरा नाम शिल्पा है। हम 4 बहनें थीं। अपनी शादी के बाद जब मेरी माँ गर्भवती हुई थी तब उन्हें बेटे की चाहत थी, मगर उनकी पहली औलाद बेटा पैदा हुई। माँ के तो सारे सपने चूर चूर हो गए थे और उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उनका कहना था कि मुझे बेटा चाहिए था, तो फिर बेटी कैसे हो गई? मगर ये तो अपने अपने नसीब की बात होती है। पिताजी ने उनको समझाया था कि बेटियां भी तो बेटों से कम नहीं होती, तुम इनमें फ़र्क क्यों कर रही हो? मगर माँ थी कि किसी की नहीं सुनती थी। फिर उसके बाद दोबारा से मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई थी। उन्हें फिर से उम्मीद जगी थी कि उन्हें बेटा पैदा होगा, मगर फिर से उनकी उम्मीद टूट कर रह गई थी। इस बार तो उन्होंने मेरी दूसरी बहन को गोद में ही नहीं लिया था। इस बार भी पिताजी ने उनको यही समझाया था कि बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, मगर इस बार भी मेरी माँ मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार यही कह रही थी कि मुझे बेटा चाहिए। मेरी माँ की दोनों ही बेटियां बहुत रोने वाली थीं, उनको बहुत तंग करने वाली थीं। इसलिए मेरी माँ से सब लोग कहते थे कि तुम इन दोनों की परवरिश ही अच्छे तरीके से कर लो, यही तुम्हारा बेटा है और यही तुम्हारी बेटियां हैं। मगर माँ का तो यही कहना था कि जब तक वो बेटा पैदा नहीं कर लेती तब तक वो हार नहीं मानेंगी। बेटे के चक्कर में मेरी माँ की 4 बेटियां हो गई थी। मैं सबसे छोटी बेटी थी। हम चारों बहनों से ही हमारी माँ प्यार नहीं करती थी। हमेशा उनके मुंह पर यही रहता था कि चारों की चारों कलंकनी पैदा हुई है। वो हम चारों बहनों से घर के सारे काम करवाया करती थी। हम लोगों ने ठीक से होश संभाला भी नहीं था कि उन्होंने हमसे घर के काम करवाने शुरू कर दिए थे। हम अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोया करते थे, छोटे छोटे हाथों से कपड़े धोया करते थे। हमारा बहुत बड़ा घर था, उसके आंगन की सफाई लगाया करते थे। हम चारों बहनों की जिंदगी माँ ने शुरू से ही नरक बना दी थी। पिताजी जब हमें घर का काम करते हुए देखते तो माँ को कहते थे कि बेटियों को इतना तंग मत किया करो, इससे काम मत लिया करो। एक दिन ये अपनी ससुराल चली जाएंगी तो इन्हें याद करती रह जाओगी। इनको पढ़ाओ लिखाओ, इनकी परवरिश अच्छे से करो, क्योंकि ये पराया धन है। माँ कहती थी कि मुझे इनसे कोई मोहब्बत नहीं है। तुम ठीक कहते हो, ये पराया ही धन है, इनकी इस घर में कोई जगह नहीं है। एक दिन ये लोग शादी करके चली जाएंगी, आपकी सारी जमा पूंजी भी ले जाएंगी। अगर इन चारों की जगह 4-4 बेटे होते तो आपका कारोबार कहाँ से कहाँ होता। आपको कोई मेहनत मजदूरी भी नहीं करनी होती। वो चारों हमें घर बिठाकर हम दोनों को ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे होते। मैं तो अभी भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा हो जाए। मैं तो हमेशा उसे ही प्यार करूंगी। इन लोगों को देखकर कभी मेरी ममता जागती ही नहीं है। जब तक ये यहाँ रहेंगी मैं इनके साथ इसी तरह से सुलूक करूंगी। इस बात पर पिताजी को गुस्सा आ जाता था। वो माँ से कहते थे, अगर तुम्हें बेटे की इतनी ही चाहत है, तुम्हारा बेटा मुझसे नहीं हो रहा, तो तुम किसी और से शादी कर लो। शायद उससे तुम्हें बेटा पैदा हो जाए, तुम्हें सुकून मिल जाएगा और मेरी बेटियों की जिंदगी भी सुकून से गुजरेगी। मैं अपनी बेटियों के खिलाफ ऐसी बातें और नहीं सुन सकता। आखिरकार इतना समय हो गया तुम्हें यही बातें करते हुए। मेरी बेटियां मुझे बहुत प्यारी हैं। मेरे लिए तो मेरी बेटियां ही मेरा बेटा है। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी खातिर तो तुम मेरी बेटियों के साथ प्यार मोहब्बत से रहा करो। तुम्हारा बेटा ना होने पर आखिर इन बच्चियों का क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा है। तुम्हारी कोख ही इस काबिल नहीं है कि तुम बेटा पैदा कर सको। भगवान ने हमें इतनी प्यारी प्यारी बेटियां दी हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मगर तुम बेटे की चाहत में अंधी हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है कि बेटियां मेरी सारी जमा पूंजी लेकर चली जाएंगी? याद रखो, एक दिन बेटा भी अपनी पत्नी के साथ अलग होकर तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाएगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि बेटियां कितनी कीमती होती हैं और बेटे कितने मतलबी हो जाते हैं। मैं अपनी बेटियों का ख्याल रख सकता हूँ। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो, लेकिन अगर मेरी बेटियों से तुमने कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। ये मासूम है, इनकी इज्जत करो। बेटियों का दिल बहुत नरम होता है। वो अपने माता पिता का बेटों की तरह ख्याल रखती हैं। मगर माँ ने तो पिताजी की किसी बात को सीरियस लिया ही नहीं था। पिताजी हम चारों बहनों से बहुत प्यार करते थे। एक पिताजी ही थे जिनके घर में आते ही हम चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी। मेरी उम्र लगभग 5 साल होगी जब मेरी माँ को पता चला कि वो 5वीं बार माँ बनने वाली हैं। इस बार वो खुश नहीं थी, मगर उनका कहना था कि अब की बार मैं आखिरी बच्चा पैदा करूंगी, सिर्फ इसी आस में कि मेरे बेटा पैदा होगा। माँ को ख्वाहिश थी कि उनके बेटा हो, मगर उम्मीद नहीं थी।
हर बार बेटे की उम्मीद में उन्हें बेटियां ही मिली थी, इसलिए उन्होंने अब बेटे की उम्मीद छोड़ दी थी। मगर वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। पिताजी से लोग भी यही कहा करते थे कि भगवान तुम्हें एक बेटा और दे दे, 4-4 बेटियों का बोझ तुम अकेले के कंधों पर है। मगर मेरे पिताजी उन्हें बड़ा करारा जवाब देते थे। कहते थे कि मुझे बेटों की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटियों से ही काफ़ी प्यार करता हूँ। इस दुनिया में बहुत कम पिता ऐसे होते हैं जो बेटियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें प्यार करते हैं। मगर हमारी माँ तो एक औरत होते हुए भी अपनी बेटियों से नफरत करती थी। हमारे पिताजी ने कभी हम लोगों के साथ बुरा नहीं किया था, और ऐसा तो माँ पहली बेटी पैदा होने से ही करती आ रही थी। अब वो 5वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो पिताजी से भी कहती रहती थी कि इस बार प्रार्थना करो कि भगवान हमें बेटा दे दे, और बेटे के लालच में इस बार वो ना जाने किस किस बाबा के पास भी चली गई थी। आखिरकार उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो ही गई थी। लेकिन अब हम चारों बहनों की जिंदगी में और भी ज़्यादा परेशानियां आनी शुरू हो गई थी। जिस दिन मेरी माँ ने बेटे को जन्म दिया था, उस दिन उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम सब बहनें भी बहुत खुश हो रही थी, जबकि पिताजी माँ की खुशी की वजह से खुश हो रहे थे, वरना उन्हें बेटा पैदा होने की ज़्यादा खुशी नहीं थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि पिताजी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि माँ अब और ज़्यादा हम लोगों पर ध्यान देना बंद कर देगी, वो सिर्फ अपने बेटे की होकर रह जाएगी। हमारा भाई 1 महीने का हुआ था जब पिताजी इस दुनिया से चल बसे। अचानक पिताजी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। सुना था कि उनके फेफड़े खराब हो गए थे। उनके सीने में बहुत तेज दर्द उठा था। सारा दिन मेरे चाचा जी उनको अस्पताल में लेकर घूमते रहे थे। हम सब लोग बहुत परेशान थे, और फिर खबर आई कि हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। अब हमारी जिंदगी में भी कोहराम मच गया था। मैं तो उस समय छोटी थी, मगर मेरी तीनों बड़ी बहनें पिताजी की मौत पर बहुत रोई थी। लेकिन पिताजी मुझे भी बहुत याद आए थे। आखिरकार वो तो हम सबसे ढेर सारा प्यार करते थे। हमें उनके प्यार मोहब्बत की आदत हो गई थी। अब हमें कोई प्यार करने वाला नहीं बचा था। हम अपने छोटे भाई को प्यार करते थे। उसके पास खेलने के लिए जाते तो माँ हमें उसे छूने तक न देती थी और कहती थी कि मेरे बेटे को अपनी नज़र मत लगाना, तुम चारों बहनें अपना मनहूस साया भी मेरे बेटे पर मत पड़ने देना। धीरे धीरे वक्त इसी तरह से गुजरता चला गया। जैसे जैसे हम बहनें एक एक करके जवान होने लगी, मेरी माँ ने हम लोगों की शादी करना शुरू कर दी थी। मेरी सबसे बड़ी बहन का रिश्ता जब आया तो मेरी माँ ने उनकी फ़ौरन ही शादी कर दी। ये भी नहीं देखा कि मेरी दीदी की शादी वो कहाँ पर कर रही है, क्योंकि माँ तो हमेशा अपने और अपने बेटे में बिजी ही रहती थी। जिस लड़के के साथ उन्होंने मेरी दीदी की शादी की थी, वो लड़का बहुत ज़्यादा उम्र का था। उन लोगों ने दहेज से इनकार कर दिया था। माँ को लग रहा था कि उनकी बेटी की शादी फ्री में हो रही है, इसलिए दीदी की शादी उस उम्रदार आदमी के साथ कर दी थी, जबकि मेरी दीदी की उम्र तो सिर्फ 18 साल थी। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी बहन की शादी की, जब वो भी 18 साल की हो गई। हम बहनें जैसे जैसे 18 साल की होती जा रही थी, माँ हम लोगों की शादी करती चली जा रही थी। उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि उन्होंने अपनी बेटियों को कैसे घरों में झोंक दिया है। बस जहाँ से उन्हें लगता कि बेटियाँ फ्री में विदा हो रही है, उधर से ही वो उनकी शादी कर दिया करती थी। हम चारों बहनें ही बेहद खूबसूरत थीं, इसलिए हमारे रिश्ते भी आसानी से आ गए थे। लोग बिना दहेज के भी हमसे शादियां करने के लिए तैयार थे, और हम चारों बहनों में से 3 बहनों के भाग तो फूट गए थे। मगर एक बहन थी जो दूसरे नंबर वाली थी, वो अपनी ससुराल में खुश रह रही थी। बाकी हम तीनों अपनी ससुराल में बहुत परेशान रहते थे। मेरी सबसे बड़ी दीदी, जिनके पति की उम्र उनसे दुगनी थी, वो बीमार रहता था। मेरी शादी तो एक ऐसे इंसान से करवाई गई थी जो चोरी किया करता था। मैं उसकी ऐसी हरकतों से बहुत तंग थी। वो शराबी था और जुआ भी खेलता था। जबकि मुझसे बड़ी वाली मेरी बहन की शादी हुई थी तो उसकी सास उसे बहुत तंग करती थी। हम लोग बहुत परेशानी के दिन गुजार रहे थे, मगर हमारी माँ को इस बात का एहसास ही नहीं था कि हम अपने ससुराल में खुश भी हैं या नहीं। हमारी माँ से लोग कहा करते थे कि तुम्हें अपनी बेटियों की शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी है, पहले उन्हें ठीक से जवान तो हो लेने देती। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि इन सब की परवरिश के बीच में अपने बेटे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब ये अपने घर की हो गई हैं और इन्हें जिम्मेदारी संभालनी आ जाएगी। आसपास के लोग मेरी माँ की सोच पर बहुत अफसोस करते थे और कहते थे कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाकर अपना इलाज करवाओ। बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं और भगवान भी इससे खुश रहता है,
तुम कैसी माँ हो जो अपनी ही बेटियों से इतनी नफरत करती हो। मगर हमारी माँ तो किसी बात पर ध्यान ही नहीं देती थी। उन्होंने हम चारों बहनों में से किसी को भी कभी स्कूल नहीं भेजा था। पिताजी कहते भी थे कि मैं अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ, मगर माँ कहती थी कि कोई ज़रूरत नहीं है फिजूल खर्ची करने की। इन लोगों को पढ़ा लिखा कर क्या होगा, शादी के बाद तो इन्हें रसोई ही संभालनी है। लेकिन उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन गांव के सरकारी स्कूल में करवा दिया था। वो तो उनकी आंखों का तारा था, उनके दिल का सुकून था। बचपन से लेकर जवान होने तक उन्होंने उसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया था। वो जैसा चाहता था माँ उसके लिए वैसा ही कर दिया करती थी। हमारे गांव के बाजार में पिताजी की कुछ दुकानें थीं जो उन्होंने किराए पर दे दी थी। उनका जितना भी किराया आता था वो माँ अपने और अपने बेटे के ऊपर लगाया करती थी। जबकि हम चारों बहनों ने तो सारी जिंदगी चूल्हा चौका किया था और फिर विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। जिस दिन से हमारी माँ की गोद में बेटा आया था उसने कभी हम लोगों को नज़र उठाकर तक नहीं देखा था। हमारी शादी के 10 साल गुजरे थे जब हमारा भाई पूरी तरह से जवान हो गया था और अब उसकी उम्र भी शादी करने की हो गई थी। 10 साल में हम चारों बहनों की जिंदगी में इतना बदलाव तो आया था कि हम हालात से लड़ने के काबिल हो गए थे। पहले हम लोगों की उम्र कम थी, इसलिए अपनी अपनी ससुराल में ठीक से एडजस्ट नहीं हो सके थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती गई हमें हालात से लड़ना आ गया था, हालात पर सब्र करना आ गया था और लोगों को जवाब देना भी आ गया था। हम लोग धीरे धीरे सेट हो गई थी और सोच लिया था कि अब जैसी भी है जो भी है यही हमारी ससुराल है, यही हमारा घर है। क्योंकि हमारी अपनी माँ तो हमें मुंह तक नहीं लगाती, हमें जैसे तैसे अपनी अपनी ससुराल में ही गुजारा करना होगा। वक्त ने हमें सब कुछ समझा दिया था और अब हम अच्छी तरह से अपना घर संभाल लेते थे। मेरा पति जो भी करता था मैं उसे कुछ नहीं कहती थी और खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। अपनी माँ को भी आते जाते पूछती रहती थी। लेकिन जब भी हमारी माँ की कोई बेटी शादी के बाद अपने मायके गई, माँ ने कभी भी उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं किया था। हम तो इतनी उम्मीद से अपनी माँ से मिलने जाते थे और एक हमारी माँ थी कि हमसे सीधे मुँह बात भी नहीं करती थी। हमेशा अपने बेटे के बारे में ही सारी बातें करके उसकी फिक्र जताती रहती थी। ऐसा नहीं था कि हमारा भाई हमें प्यारा नहीं था, हम उसे बहुत प्यार करते थे, मगर वो भी हमारी माँ की तरह घमंडी था। हम लोगों को अपनी बहन समझता ही नहीं था। उसका नाम माँ ने बड़े प्यार से सूरज रखा था। माँ जब हमारे सामने उसकी तारीफ करती तो हम भी अपना चेहरा उदास करके वापस आ जाते थे। इस बार भी हम सारी बहनें मिलकर अपने मायके आई थीं। हमने देखा था कि माँ सूरज की शादी के लिए बहुत परेशान थी। हमने सोचा कि हम भी जाकर अपनी माँ का हाथ बटा देते हैं और जिस तरह की लड़की उन्हें चाहिए उसी तरह की लड़की ढूंढने में हम उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन जब हमने अपनी माँ से उनकी पसंद की लड़की के बारे में बात की तो उन्होंने हमें कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए थे। जिस तरह की लड़की उन्हें चाहिए थी इस तरह की लड़की ढूंढने में शायद हम उनकी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की को ढूंढ रही थी। इसके बारे में सुनकर हम लोग भी परेशान हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था वो सूरज के लिए ऐसी लड़की क्यों ढूंढ रही है जो बांझ हो। हमने जब माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए बांझ लड़की इसलिए तलाश कर रही हूँ ताकि उसका परिवार आगे न बढ़ सके। शादी के बाद वो अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी गृहस्थी अलग भी बसा सकता है, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा कभी मुझसे अलग हो, इसलिए मैं उसके लिए बांझ लड़की लेकर आ रही हूँ। शादी के बाद उसका ध्यान सिर्फ मेरी तरफ ही हो, कभी बच्चों की तरफ न जाए, और ना ही मैं कभी अपनी बहू को ऐसा मौका दूंगी कि वो मेरे बेटे को मुझसे अलग करके ले जाए। मैंने कहा, मगर माँ, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसी लड़की तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी कि तुम लोग तो हमेशा मुंह से गलत ही निकालती हो। चलो सबकी सब यहाँ से उठो और जाओ मेरे घर से। मैं सूरज के लिए ऐसी लड़की खुद ही ढूंढ लूंगी। हम चारों बहनें वहाँ से मायूस होकर वापस आ गए, लेकिन अब हम यही सोचकर परेशान थे कि आखिर माँ सूरज के साथ अपने फायदे के लिए इतना गलत कैसे करना चाहती है। लगभग 4 महीने गुजर गए थे। माँ को जो भी लड़की बताता था वो वहाँ पर पहुँच जाती थी और पता लगाया करती थी कि लड़की बांझ है या नहीं। फिर आखिरकार उन्हें एक ऐसी लड़की मिल गई थी जो बांझ थी। हम लोग दोबारा माँ के घर पहुँच गए थे और माँ से पूछा कि इस बार तो आपको ऐसी लड़की मिल गई है जैसी आप चाहती थी, अब आप क्या करेंगी? तो माँ कहने लगी कि अब मैं अपने बेटे की शादी करूँगी और क्या करूँगी। हमने पूछा कि माँ, आखिर ये लड़की आपको कहाँ मिली, इसमें क्या ख़ास बात है?
तो माँ कहने लगी कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बल्कि ये तो ज़माने की रिवायत है कि जैसे ही बेटे की शादी होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं तो पत्नी उसे लेकर दूसरे घर चली जाती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो जाए। इसलिए मैंने अपने बेटे का रिश्ता उस बांझ लड़की के साथ तय कर दिया है। उसकी भी कहीं पर शादी नहीं हो रही थी। जब उसके माता पिता को पता चला कि मैं भी किसी ऐसी लड़की की ही तलाश कर रही हूँ, तो वो लोग बहुत खुश हो गए थे। उन लोगों ने तो ढेर सारा दहेज देने का भी वादा किया है। आखिरकार उनकी बांझ बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाकर लाने वाली हूँ। वैसे भी मुझे पोतों पोतियों का कोई लालच नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बेटा सारी जिंदगी मेरे पास ही रहे। माँ की बात सुनकर मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अपना सर दीवार में देकर मार दूं, लेकिन हम उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते थे, और ना ही आज तक उन्होंने हमारी कोई बात सुनी थी। इसीलिए उन्हें जो करना होता था वो हर हाल में उस काम को करके ही मानती थी। उन्होंने सूरज की शादी उसी लड़की के साथ करवा दी थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और काफ़ी समय से हम माँ के घर नहीं गए थे, क्योंकि माँ ने हमें सख्ती से मना कर दिया था कि अब मेरे घर में बहू आ गई है, तुम लोगों को अब मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की सुख शांति खत्म हो जाए। हमने यही सोच लिया था कि हमें माँ के घर नहीं जाना चाहिए। आखिरकार माँ तो खुद सूरज के लिए बांझ लड़की ढूंढ कर लाई है, ताकि वो अपने बेटे के हमेशा साथ रह सके। हम भी उनके घर की सुख शांति में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते थे, मगर माँ की याद आ रही थी। मिलने जाना बहुत ज़रूरी था। वो हमसे प्यार करती थी या नहीं, मगर हम तो उनसे बहुत प्यार करते थे। पिताजी के मरने के बाद अब वो ही तो थी जिन्हें हम अपनी माँ कहते थे, और माँ चाहे जैसी भी हो, मगर बच्चों के लिए हमेशा माँ ही रहती है। मैंने अपनी तीनों बहनों से कहा था कि चलो माँ के घर चलते हैं, मगर उन तीनों ने इनकार कर दिया था और कहा था कि माँ के घर जाकर भाभी के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। मैंने उन लोगों को समझाया था कि तुम लोग हमारी माँ से नाराज़ हो रही हो। तुम तो जानती हो कि माँ की आदत शुरू से ही ऐसी है, तो फिर अब तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ हमारी बेइज्जती करती है। उन तीनों ने कहा कि पहले की बात कुछ और थी। पहले हम लोग माँ की बेइज्जती खामोशी से बर्दाश्त कर लिया करते थे, क्योंकि हम चारों ही उनके सामने एक दूसरे को बेइज्जत होते हुए देख लिया करते थे। लेकिन अब तो घर में भाभी आ गई हैं। भाभी हमारे बारे में क्या सोचेगी, उसे भी पता चल जाएगा कि हमारे मायके में हमारी कोई इज्जत नहीं है। वो भी माँ की तरह हमें बेइज्जत किया करेगी। हम उसके सामने बेइज्जत नहीं होना चाहते। मगर मैंने उन लोगों को तसल्ली दी और कहा कि तुम लोग फिक्र मत करो। हो सकता है कि हमारी भाभी आदत की अच्छी हो, वो हम लोगों के साथ माँ के जैसा सुलूक ना करे। चलो ना एक बार माँ से मिलकर ही आते हैं, बहुत दिन हो गए हैं माँ को देखे हुए। मगर उन तीनों में से कोई भी माँ से मिलने के लिए तैयार नहीं हुई, तो मुझे मजबूरन अकेले ही माँ के घर जाना पड़ गया था। मेरे भाई की शादी को लगभग 1 साल गुजर गया था, क्योंकि उसकी शादी के पूरे 1 साल तक हम में से कोई भी माँ के घर नहीं गया था। माँ को तो कभी हमारी फिक्र हुई ही नहीं थी, कभी उन्होंने भी हमें नहीं बुलाया था। मगर जब मैं माँ के घर गई तो माँ के घर का एक अलग ही नज़ारा मेरी आंखों के सामने आ गया था। मैंने देखा कि दरवाजे के सामने ही चारपाई पर एक औरत बैठी हुई फल खा रही थी। उसे देखकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी थी। मुझे माँ तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इसी चारपाई पर हमेशा मेरी माँ बैठी रहती थी। आज माँ कहाँ थी? मैं जब घर के अंदर गई तो मैंने भाभी को नमस्ते किया और उनसे कहा कि भाभी आप कैसी हो। भाभी कहने लगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम बहुत समय बाद यहाँ आई हो, आखिर क्या हो गया है? मैंने कहा भाभी कुछ नहीं, बस आप सब लोगों की याद आ रही थी तो सोचा कि आपसे मिलने के लिए आ जाऊं। उन्होंने कहा कि चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं है। मैंने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कि भाभी आप ये क्या कह रही हो, माँ आखिर कहाँ चली गई है? तो वो कहने लगी कि तुम्हारी माँ को हम लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था, और वैसे भी काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अस्पताल में है तुम्हारी माँ, जाकर अपनी माँ से मिल सकती हो। मैं तो भाभी की ये बात सुनकर हैरानी रह गई थी। अगर माँ की तबीयत खराब थी तो भाभी इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती थी? और सूरज कहाँ था? सूरज तो घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उससे कहा कि सूरज कहाँ है, तो वो कहने लगी कि वो तो अपने काम पर गए हुए हैं, तुम सूरज को क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा सूरज काम पर क्यों है? सूरज को तो माँ के पास होना चाहिए था अस्पताल में। तो वो कहने लगी
कि हमने तुम्हारी माँ का कोई ठेका नहीं ले रखा है। वो औरत मुझे अपने वश में करना चाहती थी कि मैं इस घर में उसकी नौकरानी बनकर रहूं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो उल्टा उसे ही नौकरानी बना दिया। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं बार बार उससे पूछ रही थी कि माँ कौन से अस्पताल में है, मगर वो मुझे नहीं बता रही थी। कह रही थी कि मैं नहीं जानती इस बारे में, तुम्हारे भाई को पता है, वो तुम्हारी माँ को कहाँ पर भर्ती करके आया है। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी तीनों बहनों के घर चली गई थी और उनको जब मैंने ये बात बताई तो उन लोगों के भी होश उड़ गए थे। मैंने कहा, वहाँ पर माँ मौजूद नहीं है, हमें माँ की तलाश करनी होगी। माँ के बारे में सुनकर हम लोग तड़प उठे थे। आखिरकार हम उनकी बेटियां थीं। वो तीनों मेरे साथ माँ की तलाश करने के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन उससे पहले हमें सूरज से बात करनी थी। हम लोग सूरज जहाँ नौकरी करता था वहाँ पर चले गए थे। जब वहाँ सूरज को पता चला कि हम उससे मिलने के लिए आए हैं, तो वो हमसे बात करने के लिए अपनी फैक्ट्री से बाहर निकल कर आ गया था और हम लोगों को डांटने लगा। कहने लगा कि तुम चारों यहाँ क्यों आई हो, तुम जानती हो ना कि ये मेरे काम की जगह है। हमने उससे कहा कि तुमने हमारी माँ के साथ क्या किया है और तुम हमें बताओ कि वो कौन से अस्पताल में भर्ती हैं। तो वो कहने लगा कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ कुछ नहीं किया, उनकी तबीयत खराब हो रही थी, उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जाकर उनसे मिल लेना, देख लो जाकर उनके हालचाल कैसे हैं। हम तो सूरज की बातें सुनकर दंग रह गए थे। हमने कहा, सूरज ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हें इस समय माँ के साथ होना चाहिए था। भला माँ ने तुमसे सारी जिंदगी कितना प्यार किया, कितने लाड प्यार से उन्होंने तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हारी शादी कितनी अच्छी लड़की से करवाई है, और तुम हो कि उसके साथ ऐसा कर रहे हो। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो, कौन सी माँ, कैसी माँ, मेरी कोई माँ नहीं है। उस औरत को तुम माँ कह रही हो जिसने मेरी शादी बांझ लड़की के साथ करवा दी और उसे वो खुद ही ढूंढ कर लाई है। जो औरत अपनी बेटियों की सगी नहीं हुई तो वो अपनी बहू की सगी कहाँ से हो सकती है। जिस दिन से उन्होंने मेरी शादी करवाई है उस दिन से वो मेरी पत्नी के साथ बहुत खराब व्यवहार करती है, उसको बात बात पर बांझ होने के ताने देती है, मगर वो ये नहीं जानती कि मेरी पत्नी शहर से पढ़ लिख कर आई है। मेरी पत्नी भले ही रहती गांव में है, मगर उसने अपनी शिक्षा शहर से हासिल की है। जब उसने देखा कि उसकी सास उसे बांझ होने के ताने दे रही है और बहुत तंग कर रही है, तो उसने माँ के साथ अपना बदला लेना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस समय मेरा और मेरी पत्नी के साथ रिश्ता तय हुआ था, उन्होंने मेरे घर वालों से ये वादा किया था कि वो मेरी पत्नी को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देगी, क्योंकि वो चाहती है कि उनके बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की के साथ हो जो सारी जिंदगी बेटे को माँ से अलग ना करे और बच्चे भी पैदा ना करे। मगर वो बेचारी भी क्या कर सकती थी, माँ ने तो उसका जीना ही दुश्वार कर दिया था, घर का सारा काम उस पर डाल दिया था। माँ हमेशा उसे मुझसे अलग रहने के लिए कहती थी। रात को हम लोग जब बिस्तर पर सोते तो हमारे कमरे में आकर लेट जाती थी। हम दोनों की जिंदगी में कोई प्राइवेसी नहीं रही थी, हम दोनों को कहीं साथ बाहर घूमने भी नहीं जाने देती थी। वो बेचारी ये सब कुछ देखकर बहुत तंग आ गई और फिर उसने माँ के साथ अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे ये भी पता चल चुका था कि शादी से पहले उन्होंने तुम सबके साथ कैसा व्यवहार किया। जो औरत अपनी बेटियों की ना हो सकी वो किसी और की क्या होगी। इसी बात का बदला मेरी पत्नी आज मेरी माँ से ले रही है और मैं भी जो होता रहा वो अपनी आंखों से देखता रहा। मैंने ये सब कुछ रोकने की कोशिश इसीलिए नहीं की क्योंकि मेरी माँ को भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने मेरी शादी बांझ लड़की के साथ करवाकर कितनी बड़ी गलती की है। मैं चाहता था कि शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारूं, मगर माँ तो मुझे सुकून से अपनी पत्नी के साथ 5 मिनट बैठने भी नहीं देती थी। भला माँ के होते हुए मेरी सारी जिंदगी सुकून से कैसे गुजर सकती थी। मेरी पत्नी ने माँ पर अपना जोर देना शुरू कर दिया। माँ उसे एक कहती तो वो माँ को 10 सुनाया करती थी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी और ऐसा करने में मैंने उसका साथ दिया था। मगर धीरे धीरे माँ बीमार रहने लगी। मैं माँ को अस्पताल में भर्ती कर आया और मैं नहीं चाहता कि माँ मेरी जिंदगी में शामिल होकर मेरा और मेरी पत्नी का सुख चैन छीन ले। ऐसी औरत जो अपने बेटे के लिए बांझ लड़की की तलाश करे। आखिर मेरा भी तो मन करता है कि मेरे बच्चे हों, मेरा परिवार आगे बढ़े, मगर नहीं, मेरी माँ ने मुझसे ये खुशियाँ सिर्फ अपनी खुशियों की खातिर छीन ली। पहले मैं ये बात नहीं जानता था कि उन्होंने मेरी शादी बांझ लड़की के साथ करवाई है, मगर शादी के बाद जब खुद मेरी पत्नी ने ये सारी सच्चाई मुझे बताई तो मेरे होश उड़ गए थे और उसी दिन से मेरे दिल में माँ के लिए नफरत पैदा हो गई थी।
मैं अपनी पत्नी से तो मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अब माँ से नफरत करने लगा हूँ। मैं उस औरत से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम लोग भी उस औरत से कोई रिश्ता मत रखो। याद रखो कि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, मगर मेरी बड़ी बहन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि आखिर उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। सूरज कहने लगा कि अरे ऐसे प्यार की भी क्या ज़रूरत है जिसमें भी वो अपना ही फ़ायदा देखती हैं। माँ हमेशा अपना फ़ायदा देखती आई है। हमने कहा कि अच्छा तुम अपनी बकवास बंद करो, हमें अस्पताल का एड्रेस बता दो, हम अपनी माँ का ध्यान खुद रख सकते हैं। हम लोग सूरज से मिलने के बाद माँ से मिलने अस्पताल चले गए थे। वहाँ जाकर जब हमने माँ की हालत देखी तो हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। जल्दी से हम चारों बेटियां माँ से लिपट गए थे। हमें लगा था कि आज फिर से हमारी माँ हमें खरी खोटी सुनाएगी, मगर आज पहली बार ऐसा हुआ था जब माँ ने हम चारों को एक साथ गले लगा लिया था। हम चारों की खुशी के ठिकाने नहीं थे। इतने सालों के बाद ही सही, मगर माँ ने हमें अपनी बेटियां तो माना था। पहली बार उन्होंने अपने गले से लगाकर कहा था कि मुझे तुम चारों की याद आ रही थी। माँ के ऐसे शब्द सुनकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हम लोग बड़े गौर गौर से उन्हें देख रहे थे। आज ऐसा लग रहा था कि हमारी माँ जिंदा है, वरना तो हमें सदियों से यही लगता आया था कि हमारी माँ हमारे साथ ही नहीं है। आज माँ हमें इस तरह से प्यार कर रही थी जिस तरह से पिताजी किया करते थे। उन्होंने उस दिन कहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम चारों की बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। बेटे के लालच में आकर मैंने तुम चारों के साथ बहुत गलत किया, मगर कहते हैं ना कि बेटियां तो बेटियां ही होती हैं। बेटियों का दिल बहुत नरम होता है, शायद बेटों का दिल बहुत सख्त होता है। मैंने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं तो चाहती थी कि उसकी पत्नी आ जाए तो किसी भी तरह वो अपनी पत्नी के कहने में न आए, मगर लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी का होकर रह गया। हम लोगों ने माँ को समझाया कि आपने जो उनके साथ किया वो भी गलत था। ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि कोई बेटा सिर्फ अपनी माँ का होकर रह जाए। आखिरकार उसे सारे रिश्ते निभाने पड़ते हैं। आपने उनके साथ भी तो बहुत गलत किया। आपने उनकी शादी एक बांझ लड़की के साथ करवा दी। वैसे तो वो अपनी पत्नी के साथ खुश है, मगर सारी जिंदगी उनके बच्चे नहीं होंगे तो वो आपको कोसते रहेंगे, सोचेंगे कि आपकी वजह से ही उनका परिवार आगे नहीं बढ़ सका। माँ अब आपको बदलना होगा। माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, वक्त और हालात ने मुझे बदल दिया है। बहू ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मगर शायद उसने मेरे साथ वही किया जो मैंने उसके साथ किया था। वो बहू थी, इसलिए उसने मुझसे अपना बदला ले लिया। तुम लोग तो मेरी बेटियां थी, मगर तुमने कभी पलटकर मुझे जवाब भी नहीं दिया। मैं तुम लोगों की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कहा करते थे। आज मुझे तुम्हारे पिताजी की कही एक एक बात याद आ रही है। मैं अस्पताल में पड़ी हुई काफ़ी समय से तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ, मगर न जाने क्यों मैं तुम लोगों का सामना करने से बहुत घबरा रही थी। लेकिन आज तुम लोग मुझसे मिलने आई हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गईं। वो बार बार हमसे माफ़ी मांग रही थी। हमने माँ को बहुत समझाया था कि अब आपको एक ऐसा इंसान बनना होगा जो हर इंसान की तकलीफ़ को समझे, हर इंसान की कमज़ोरी को समझे, इस दुनियादारी के माहौल में ढल जाए। आपने तो अपने आप को बिल्कुल अलग बनाया हुआ है। माँ हमारी बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। आखिरकार उन्हें वक्त की ठोकर लगी थी। भैया और भाभी को भी हम लोगों ने बहुत समझाया था, और फिर भैया को इस बात का एहसास हो गया था कि माँ ने अपने मतलब के लिए सूरज और उसकी पत्नी के साथ कुछ भी किया, मगर है तो वो उनकी माँ ही। माँ को एक बड़ी बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगी थी। सरकारी अस्पताल में उनका फ्री में इलाज हो रहा था, मगर हम लोग उन्हें शहर लेकर गए और हम पांचों बहन भाइयों ने उनका शहर में इलाज करवाया था। धीरे धीरे माँ ठीक तो होने लगी, लेकिन अब माँ के दिल से हम सबके लिए नफरत निकल चुकी थी। माँ ने हम सबसे माफ़ी मांग ली थी। हम सब लोग एक साथ बहुत खुश हैं, मगर मेरा भाई, जिसको माँ ने सारी ज़िंदगी बहुत सारी खुशियाँ दी, उसका हर कहना माना, मगर उन्होंने जो उसके साथ किया वो बहुत गलत था। उसकी पत्नी भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती थी कि उसके अंदर इतनी बड़ी कमी क्यों दी है, वो अपने पति को औलाद क्यों नहीं दे सकती। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। हमारी भाभी बुरी नहीं थी, मगर वो सिर्फ माँ के बुरे होने की वजह से बुरी हो गई थी। सच कहते हैं कि जिस तरह लोहे को लोहा काट सकता है, इस तरह बुरे इंसान को भी चालाकी से ठीक किया जा सकता है। हमारी भाभी ने चालाकी से हमारी माँ को ठीक कर दिया था, और उनकी ये चालाकी हमारे बहुत काम आई थी। माँ अब हमसे मोहब्बत करने लगी थी, अपने सारे ही बच्चों को बराबर से समझने लगी थी।
भाभी ने भी माँ को माफ़ कर दिया था और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद एक ऐसा कुदरत का करिश्मा हुआ था कि भाभी प्रेग्नेंट हो गई थी। ऐसा भाभी की लाख प्रार्थनाओं के बावजूद हुआ था। हम लोगों ने भी भाभी के लिए बहुत सारी दुआएं की थी। भाभी जिनको डॉक्टर ने बचपन में ही बांझ करार कर दिया था, वो अब प्रेग्नेंट थी और हमारे घर में खुशी के ठिकाने नहीं थे। मैं भी बहुत खुश हो रही थी। माँ अब अपने किए पर बहुत पछता रही थी क्योंकि उन्हें घर में खामोशी महसूस होती थी। उन्हें लगता था कि अगर कोई पोता पोती घर में होता तो कितनी रौनक होती, लेकिन अब भाभी के प्रेग्नेंट हो जाने से घर का माहौल खुशी से भरा हो गया था। भाई हमें भी जल्दी जल्दी अब बुलाता रहता था। हम सब बहनें अपनी ससुराल में भी खुश रहने लगे थे क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ दिया था। हमने ये सोचा था कि ज़िंदगी 4 दिन की है, इसे परेशानियों से क्या गुजारना। ज़िंदगी में परेशानियां और अच्छा बुरा वक्त तो आता जाता रहता है, क्यों ना इसे हंसकर गुजार दिया जाए। बेटा और बेटियों में फ़र्क करने वाली हमारी माँ को समय ने ऐसी ठोकर खिलाई थी जिससे उनको अकल आ गई थी। इसीलिए आप लोग भी बेटा बेटी में कभी फ़र्क ना करें। बेटियां ही तो वो होती हैं जो घर में रौनक कर देती हैं। बेटियां अपने माता पिता का मान सम्मान होती हैं। बेटियां ही हैं जो बेटों से ज़्यादा अपने माता पिता की फिक्र करती हैं। शायद बेटे पत्नी के आ जाने के बाद अगर बदल जाते हैं, मगर हर बेटा भी ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं, मगर वो ऐसी माँओं के बेटे होते हैं जिन्होंने कभी बेटा बेटी में फ़र्क ना किया हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।